Good morning and welcome everyone. I'm Jatin Verma, guys. So here we are going to do the analysis of most important news articles from the Hindu newspaper and the Indian Express newspaper. So first of all, let's deal with the news articles that we are going to deal with. Citizenship bill to be tabled in the parliament today. It is facing opposition in the northeast. 43 dead, 16 injured in Delhi major fire. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे ये जो डिफरेंट स्टेट्स में फायर इंसिडेंट्स देखे जाते हैं इनका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, फायर कोड क्या है, ये सब चीजें समझेंगे. हाई कोर्ट टेल्स दिल्ली गवर्नमेंट टू कीप प्रोवाइडिंग फ्री सैनिटरी पैड्स. ये एक अच्छी स्कीम जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, नेशनल लेवल पे भी इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, जैसे कि दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक्स को और बाकी प्रोग्राम्स को रेप्लिकेट किया गया है, राइट. सो दिस इज देयर. जस्ट 1 minute guys. सो नाउ तेलंगाना टाउन टू होस्ट बर्ड वॉक फेस्टिवल. इसके कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज जो बर्ड्स की हैं उसे देखेंगे. पैनल पुल्स अप 19 स्टेट्स फॉर टायर डिस्पोजल. जीएस मेंस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए. नाउ कमिंग हियर, लोकपाल इज येट टू गेट द प्रोसिक्यूशन विंग. हांगकांग में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसने 6 महीने हो चुके हैं उस प्रोटेस्ट को, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में चाइना हांगकांग रिलेशन को या चाइना की जो बेसिकली जो इंक्लूजन है वो नहीं हो पाई है, चाहे वो तिब्बत की हो चाहे हांगकांग की हो, इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात करेंगे. एंड देन इकोनॉमी सेक्शन से भारत बॉन्ड के बारे में बात करेंगे. कुछ आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के हैं. द सीज हैव लेस ऑक्सीजन नाउ देन दे यूज्ड टू. व्हाई एंड व्हाट डज दिस मीन. और फिर इसी इंडियन एक्सप्रेस से हु आर पाइकाज ऑफ ओडिशा एंड व्हाट विल पाइका मेमोरियल सेलिब्रेट. तो क्विकली आते हैं एडिटोरियल्स पे. ये आर्टिकल ये कहता है district panchayats are seen as being frequently undermined as most parties consider them as a redundant third tier among panchayati raj institutions. States should include local self government bodies as partners in development. States को लोकल सेल्फ बॉडीज को पार्टनर्स के वे में देखना होगा. जैसा इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस यहीं पे करूं तो ट्रिपल एफ प्रॉब्लम इनकी आती है. फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज पंचायती राज बॉडीज के पास में नहीं है. फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि वी नीड टू हैव द 4th लिस्ट इन 7th शेड्यूल. 4th लिस्ट नीड्स टू बी इंसर्टेड ताकि जो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में जो आइटम्स दी गई हैं उन आइटम्स को स्पेसिफिक जो 18 आइटम्स हैं और 29 आइटम्स हैं उनको मैंडेटोरिली आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 7th शेड्यूल में एक 4th लिस्ट इंसर्ट करी जानी चाहिए. यूनियन लिस्ट ऑलरेडी है, स्टेट लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है. तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा 4th लिस्ट होनी चाहिए लोकल बॉडीज से डील करने के लिए, ताकि इनको वाकई ही पार्टनर्स इन डेवलपमेंट बनाया जा सके. अब इसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत के ऊपर फोकस किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 लेवल पे हमारी बॉडीज होती है. म्यूनिसिपल लेवल पे अर्बन बॉडीज हैं, अर्बन बॉडीज जिन्हें हम म्यूनिसिपल बॉडीज कहते हैं. देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है ब्लॉक लेवल. ब्लॉक लेवल के ऊपर है अगर 10, 12, 5, 7 ब्लॉक्स हैं तो इन सब ब्लॉक्स को मर्ज करके बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायती बॉडीज हैं जिन्हें हम जिला परिषद कहते हैं उनको अंडरमाइन किया जा रहा है. इस आर्टिकल का फोकस यहाँ पे ये है. तो जो चीजें मैंने बताई इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक सर्वे 2018 की भी बात कर लेते हैं. इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने ये कहा था कि लोकल बॉडीज, पंचायती राज बॉडीज और म्यूनिसिपल लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज फिनेंसेस को मोबिलाइज नहीं कर रही हैं. फिनेंसेस मोबिलाइज नहीं किए जा सक रहे हैं, इसीलिए जो है कि इनको ट्रिपल एफ प्रॉब्लम है. फंड्स की जो प्रॉब्लम है ये खुद ही पंचायती राज बॉडीज कहीं कहीं पे जहां पे टैक्स का एवेन्यू अवेलेबल है, टैक्स की पावर अवेलेबल है इनके पास, वहां पे भी टैक्स नहीं लगाया जाता. देन कमिंग टू दिस आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस इज नॉन नेगोशिएबल. कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस इज नॉन नेगोशिएबल. द आर्टिकल सेज दैट ends of justice are not served by wanton killing and retributive bloodlust, and India must follow constitutional morality as set out in the Salwa Judum case in 2011. सुप्रीम कोर्ट में सलवा जुडुम केस 2011 में आया था. नक्सलाइट एरियाज में सलवा जुडुम प्रैक्टिस के चलते जो सिविल लोगों को कांग्रेस की उस समय की सरकार ने
एम्पावर किया था कि वो नक्सलाइट्स के खिलाफ कुछ करे, राइट। नक्सलाइट्स के खिलाफ लोगों को हथियार थमा दिए गए थे, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। नो विल्डर ऑफ पावर शुड बी अलाउड टू क्लेम द राइट टू परपेट्रेट स्टेट्स वायलेंस अगेंस्ट एनीवन, मच लेस इट्स ओन सिटीजंस। एटलीस्ट अगेंस्ट सिटीजंस तो वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ये कहना है इस आर्टिकल का। Then, unchecked by law and notions of innate human dignity of every individual, right? An Asian engine driven by India and China. ये आर्टिकल ये कह रहा है, the article says that there is enough room for all Asian countries to prosper together and that the Asia of rivalry will hold us all back. Asia of rivalry जो है उससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ पे ये भी कहा था, if we are to make the 21st century as century for Asia, China and India both need to cooperate with each other. तो अभी हम देखें कि RCEP में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या हमारा चाइना के साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है $60 बिलियन का, ये सभी इश्यूज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं इस प्रॉब्लम को, चाइना इंडिया रिलेशन को। और ये भी कहा गया था कि देयर इज इनफ स्पेस इन दिस वर्ल्ड for China and India to grow together mutually, cooperating with each other rather than to one another's exclusion. There is enough space in this world for both these countries to grow together by cooperating with each other rather than having the rivalry etc. right? So this is there. Now इस आर्टिकल को ज्यादा पढ़ने की कुछ नीड नहीं है। Coming to this page, demonizing the legal system won't help. Demonizing, the article points towards some areas that need improvement in existing laws. The police are still able to ask worried parents to return home without filing an FIR. Victims still face cross-examination about their past sexual histories. The victims of sexual abuse or rape, they still face cross-examination about their past sexual histories. And there is still little by way of rehabilitation or even therapy offered to the victims. Counseling और one stop centers बनाने की बात कही गई थी। Justice J.S. Verma Committee in the aftermath of निर्भया रेप केस 2013 में J.S. Verma Committee ने ये सब कहा था कि थेरेपी सेंटर्स बनाने चाहिए या काउंसलिंग सेशंस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस बनाने चाहिए रेप विक्टिम्स के लिए, या वन स्टॉप सेंटर्स बनाने चाहिए जहां पे मेडिकल एड, पुलिस एड और काउंसलिंग सब कुछ वहीं पे मुहैया कराया जाए रेप विक्टिम्स को। लेकिन ऐसा किया गया है बट उतने बड़े पैमाने पे नहीं किया गया। इसके बारे में हमने पिछले दिनों एनालिसिस किया था, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल to cover the backlog of daily news analysis if you want to gain from this analysis. I'll also be doing the analysis continuously. Now, Air India's Mayday call. Air India's market share has dropped significantly over the years. From being the top domestic airline at the start of the millennium, it has become just another player trying to stay on the runway. तो एयरलाइन को अभी जो हमें डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है उसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। बट नाउ कमिंग हियर, सिटीजनशिप बिल टू बी टेबल टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल इंट्रोड्यूस द कॉन्टेंशियस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Citizenship Act 1955 by wanting to grant citizenship to illegal non-Muslims from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, non-Muslims only, who came to India on or before 31st of December 2014. लोकसभा स्पीकर ने अलाउ किया है मेंबर को कि जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा के वो अपनी अमेंडमेंट सबमिट कर सकते हैं बिल के ऊपर, जो भी उनके प्रस्ताव हैं, जो भी उनके सजेशंस हैं. A copy of the bill was circulated to all the members of parliament last week. Now, if the bill is passed, it will be the first time that citizenship will be provided on the basis of religion. तो religion के basis पे आर्टिकल 14 का यहाँ पे citation दिया जा रहा है कि आर्टिकल 14 will be violated in case this bill is passed because equality is required. Then article 15, prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Then you are also required to read articles 5 to 11. Articles 5 to 11 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ने जरूरी हैं in the context of this bill being passed in the parliament.
Several groups in Assam and other northeastern states are protesting against the bill as it will nullify the provisions of the Assam Accord 1985. असम अकॉर्ड 1985 राजीव गांधी की सरकार ने जो पास किया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये पॉइंट जो है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस के लिए व्हाट वर द ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ असम अकॉर्ड? डू यू थिंक दैट असम अकॉर्ड ब्रॉट अबाउट द ड्यूरेबल पीस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया और नॉट? तो ये असम अकॉर्ड के बारे में ये क्वेश्चन जो मैंने दिया इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। You can mail your question to me on studiousjatin@gmail.com. studiousjatin@gmail.com पे आप इसे भेज सकते हो। तो ये चीज है। Now, according to which all illegal immigrants, irrespective of religion, who entered India after March 24, 1971, were to be detected and deported. Now, the National Register of Citizens in Assam, published on August 31, was updated as per the accord. More than 19 lakh persons out of the total 3.29 crore applicants were excluded from the final National Register of Citizens. So this is there. The bill proposes that all such migrants will be eligible for citizenship if they came to India before December 31st, 2014, and all pending legal cases pertaining to citizenship related matters against them will stand abated. The bill says the amendment will not apply to 1. The tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura as included in the 6th schedule of constitution. बिल ये सीधे सीधे कह रहा है कि बिल जो है ट्राइबल एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा के वो एरियाज जो 6th स्केड्यूल जो ट्राइबल एरिया से डील करता है। देन एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड that are protected by inner line permit. अब ये किसी और दिन हम समझेंगे कि inner line permit है क्या। यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में inner line permit is important these days. Now, bill says that 6 non-Muslim communities shall not be treated as illegal migrants for violating the provisions of Passport Act 1920 or the Foreigners Act 1946. The bill reduces the mandatory requirement of continuous stay in India from 12 years to 5 years for many persons of Indian origin, including persons belonging to minority community from the neighboring countries who are unable to produce proof of their Indian origin and are forced to apply for citizenship by naturalization under Section 6 of सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया गया है आर्टिकल्स 5 to 11 के अंडर जो पावर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को उनके तहत। की इश्यूज ये हैं, बिल मेक्स इलीगल इमिग्रेंट्स एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हियर दिस मे वॉलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज राइट टू इक्वालिटी। बिल अलाउज द कैंसिलेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन फॉर वॉयलेशन ऑफ एनी लॉ, कोई भी लॉ। पहले ये जो कदम है ये थोड़े कम स्ट्रिक्ट थे, अभी जो प्रोविजन है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। पहले के प्रोविजन ये थे कि विद इन 5 years ऑफ ओसीआई रजिस्ट्रेशन अगर कोई पर्सन 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए सेंटेंस किया जाता है तो ही उसे उसका ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। The bill adds another ground for cancelling OCI registration, which is violation of any law of the country by overseas citizens of India. This means that even offences with lesser penalties or the offences which have been committed after 5 years of registration could be covered under the bill. Now, 43 dead, 16 injured in major Delhi fires. तो बिल्डिंग्स के पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स नहीं होते। इसमें थोड़ा सा म्यूनिसिपैलिटीज की तरफ से जो करप्शन है वो काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। मेजर फायर एक्सीडेंट्स अगर हम देखें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वेस्ट बंगाल में हॉस्पिटल में फायर लगी पिछले 1-2 सालों में, राइट। देन उपहार फायर ट्रेजेडी दिल्ली में पहले भी हो चुकी है, उपहार सिनेमा एंड ऑल। देन ये सारे एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हमने दिल्ली में देखे। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 इस बारे में क्या कहता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट एट द नेशनल लेवल प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए इट सर्व्स एज अ मॉडल कोड ऑफ अडॉप्शन बाय एजेंसीज लाइक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड या दिल्ली हाउसिंग बोर्ड
या फिर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाइकवाइज these bodies involved in the construction of the buildings. Part 4 of National Building Code 2016 deals with the issue of fires in urban areas. According to the code, the buildings are classified into 9 categories based on the Charter of Occupancy. The code has been divided into 3 parts: fire prevention, life safety, fire protection. तो बिल ये स्पेसिफाई करता है कि जो फायर प्रोन जोन्स हैं, जहां पे ज्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर इंसिडेंट्स होते हैं, डिमार्केट किया जाए ऐसी जोन्स को फायर जोन्स के वे में. रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन ईच फायर जोन. क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी. टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द फायर रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल components. Types of building construction according to the fire resistance. Then other restrictions and requirements necessary to minimize danger to life from fire, smoke, fumes and panic before the building can be evacuated. तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं. It provides that depending upon the type and complexities in a building, qualified and trained fire protection engineers should be associated with the planning of the building. तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं. In the light of urban agglomerations being getting developed in urban areas, Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and other metro cities, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये फायर कोड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमारे जीएस मेंस पेपर 3 के लिए ये इंपॉर्टेंट है. डिजास्टर मैनेजमेंट की सब हेडिंग में आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं. जीएस मेंस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं. नाउ ये और भी कुछ इसमें कहा गया है. फायर सेफ्टी ऑडिट is an effective tool to assess the compliance with the National Building Code of India. It must be made mandatory. Fire safety audit हर building का कराया जाना जरूरी है all over India and be done by independent agencies every year. इसी के साथ साथ risk assessment. There should be guideline for a comprehensive risk assessment for our cities. There is a need to assess the risk in a city-wide and local context. Citywide and local context and be made an integral part of every master planning exercise. Government during 2019-13 provided rupees 176 crore to modernize the state fire services. तो ये दिल्ली के बारे में है बेसिकली, और अवेयरनेस जनरेशन इस बारे में जरूरी है. Creating awareness among the citizens for prevention of urban fire is very important. To achieve this objective, firefighting workshops should be ऑर्गेनाइज्ड इन लोकेलिटीज, जिसे हम मॉक ड्रिल बोलते हैं, ये सब कराना जरूरी है. रेगुलर मेंटेनेंस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वेयर एवर इंस्टॉल्ड मस्ट बी टाइमली चेक्ड फॉर देयर फंक्शनैलिटी. और ये जो हम मॉक ड्रिल्स की बात कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स कराई तो जाती है लेकिन उसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन नहीं होता. पुलिस या फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मॉक ड्रिल में पार्ट लेते हैं लेकिन जो सिटीजनरी है उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता. तो इसमें सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करने की बात कही जा रही है. Now coming to Finance Commission on grants for fire services, 13th Finance Commission ने फायर सेफ्टी का इशू डिस्कस किया था आफ्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आर्ग्यूड फॉर एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स वर्थ रुपीज 7,000 करोड़ टू दी स्टेट्स. 7,000 करोड़ रुपए की ग्रांट्स जो है राज्य सरकारों को दी गई थी 13th Finance Commission द्वारा. Finance Commission recommended that a portion of grants provided to urban local bodies may be used to revamp the fire services within their jurisdiction. High Court tells Delhi government to keep providing free sanitary pads. तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है उड़ान स्कीम, उससे हम एक लेसन ले सकते हैं कि जैसे पैडमैन मूवी में और ये सब में दिखाया गया है. तो उज्जवल सैनिटरी नैपकिन स्कीम, उज्जवल सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय 3 oil marketing companies: Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation and Hindustan Petroleum Corporation. तो दिल्ली गवर्नमेंट सेड इट वाज प्रोवाइडिंग, दिल्ली गवर्नमेंट जो है फ्री सैनिटरी नैपकिन जो है गर्ल्स को प्रोवाइड करी है इन स्कूल्स रन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट. द टॉयलेट फॉर द गर्ल्स इन स्कूल्स हैव सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग यूनिट्स. अ सर्कुलर हैज बीन इशूड आस्किंग ऑल द काउंसलर्स इन द स्कूल्स टू इंटरैक्ट विद गर्ल्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन. ये सब चीजें हैं. नाउ की हाईलाइट्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसे पार्ट बनाया गया है. सैनिटरी नैपकिन्स या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता स्प्रेड करना. ओडिशा में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन ओडिशा
जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स अपने खर्च कर रही हैं उज्जवल सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव पे। दिस इज एम्ड टू एजुकेट विमेन ऑन फीमेल hygiene and health, improve the accessibility to low cost eco-friendly sanitary pads and boost rural employment and economy. The three companies will set up 100 manufacturing units at the Common Service Center covering 93 blocks across 30 districts of Odisha. At least 10 Ujjwal beneficiary women will get employment at each this Common Service Center. Common Service Center में उन्हीं महिलाओं को ही जो है इसमें रोजगार के अवसर भी प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। ईच फैसिलिटी विल हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1200 to 2000 pads per day and will have a sterilization room to ensure that the napkins are sterilized before they are packed for use by rural women. The Ujjwal pads will be made of virgin wood pulp sheet non woven। तो कई बार ये प्रीलिम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं कि वर्जिन वुड पल्प शीट का सोर्स क्या है और इसकी खासियत क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप खुद से सर्च करेंगे। नाउ कमिंग टू दिस, तेलंगाना टाउन टू होस्ट बर्ड वॉक फेस्टिवल। इंडियन वल्चर के ऊपर ये फोकस्ड है थोड़ा सा आर्टिकल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना इज ऑल सेट टू अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट district in the state to organize bird walk festival on December 14 and 15। तो इससे अवेयरनेस जनरेशन होगी on the part of nature which it protects। The bird walk tour includes a visit to the scenic habitat of long-billed vultures in the Penchikalpet range, the scavenger bird being the flagship species। तो scavenger bird हम vulture को बोलते हैं। The habitat is located at a bend in the Pedavagu stream close to where it joins the Pranhit river। Where is Pranhit river? तो इस डिस्ट्रिक्ट में ये प्राणहित रिवर है ऑन द इंटरस्टेट बॉर्डर विद महाराष्ट्र। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तेलंगाना एज अ स्टेट टचेस द बॉर्डर विद हाउ मेनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे। द लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इज एन ओल्ड वर्ल्ड वल्चर नेटिव टू इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। It has been listed as critically endangered on this IUCN Red List, International Union for Conservation of Nature Red List, since 2002 as the population severely declined। Indian vultures died of renal failure caused by, आप आंसर करेंगे इसे, एक ड्रग का नाम है यहाँ पे। 3-4 ऑप्शंस मैं दे सकता हूँ बट मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा। आई वॉन्ट यू टू प्रिसाइजली फाइंड आउट कि यहाँ पे कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से रीनल फेलियर वल्चर्स में देखा जाता था। और उसके बारे में, इसके साथ साथ आप बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सलीम अली सेंटर क्या है? सलीम अली सेंटर, ये थोड़ा सा स्टडी करके कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। अगर डीएनए का या इन वीडियोस का पूरा फायदा आप लेना चाहते हैं तो ये करना आपके लिए जरूरी है कि ये सारे जो क्वेश्चंस मैं पूछते रहता हूँ छोटे छोटे, उनके आंसर्स आप करते रहें। तो कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें इंडियन वल्चर का, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, राइट। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में थ्रेटेंड स्पीशीज 3 तरह के होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, यानी कि एक्सट्रीमली वल्नरेबल से और एक्सटिंक्ट से 2 कदम पहले सिर्फ, राइट। नाउ पैनल पुल्स अप 19 स्टेट्स फॉर टायर डिस्पोजल। ये एक अच्छी न्यूज है, इससे थोड़ा कुछ स्टडी करेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अराउंड 270 टायर पायरोलाइसिस यूनिट्स जो 19 स्टेट्स में चल रही हैं, उनको एक फटकार लगाई है, उनको रेप्रीमांड किया है फॉर एम्प्लॉइंग द टेक्नोलॉजी दैट इज पॉल्यूटिंग एंड हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड इन दीज पायरोलाइसिस यूनिट्स। टायर पायरोलाइसिस होता क्या है? टायर पायरोलाइसिस रेफर्स टू अ टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग डाउन यूज्ड टायर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इन टायर्स को, जैसे हम बोलते हैं कि गलाया जाएगा विदाउट ऑक्सीजन, तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। श्रेडेड टायर्स, जो टायर्स के टुकड़े हैं एट टेम्परेचर्स बिटवीन 250 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस लिक्विड ऑयल and gases, is considered a safer technique than burning tires. Pyrolysis leaves fine carbon matter, pyrogas and oil as residue, and the inadequate management of these byproducts poses health risks। तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, इनको अब अच्छे से डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं ये जो 270 पायरोलाइसिस यूनिट्स हैं। इसी के चलते
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन 270 यूनिट्स को जो कि डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रही हैं उनको ये कहा है कि आप पायरोलाइसिस तो यूज कर रहे हो लेकिन इन रेजिड्यू को अच्छे से आप जो है डिस्कार्ड नहीं कर रहे हो, डंप नहीं कर रहे हो। तो दिसंबर 4 को भेजा गया ये जो लेटर है स्टेट्स को, ये कहा गया है स्टेट्स should be closing down all the pyrolysis units that are not compliant and that the import of hazardous substances, these include used tires, ought to be strictly regulated। तो कार्बन ब्लैक, फ्यूल ऑयल और स्टील वायर इसमें से निकलती है टायर्स को। अगर इस टेक्निक से हम जो है रिसाइकल करने की कोशिश करें या इन्हें जलाने की कोशिश करें विदाउट ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है। पायरोलाइसिस क्या है? टायर्स को गलाने की एक टेक्निक है जिसमें बिना ऑक्सीजन के हाई टेम्परेचर पे टायर्स को जलाया जाता है। नाउ used tires, India is also a recipient of used tires from Australia and UK which are sent for recycling and disposal। as of 2016-17 official estimates ये कहते हैं 127 million tires were produced in India which was seen to be a 12% increase from previous year। इसी के साथ साथ इंडिया डिस्कार्ड्स अबाउट 100 million टायर्स एवरी डे एंड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दीज टायर्स इज रिसाइकल्ड। और इंडिया इसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल है 6% ऑफ द ग्लोबल टायर वेस्ट अकॉर्डिंग टू अ 2017 रिपोर्ट बाय एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप चिंतन। The National Green Tribunal in 2014 prohibited the used tires from being burnt in the open or being used as fuel in the brick kiln because of the toxic emission। तो पहले इनको ईंटों के भट्टे में यूज किया जाता था लेकिन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यह कहा कि टायर्स को ऐसे डिस्कार्ड करना या यूज करना एनवायरमेंटली टॉक्सिक है तो इसको ना किया जाए। अथॉरिटी आस्क्ड द महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू लुक एट द वेज टू डिस्पोज द यूज्ड टायर्स सेफली। Subsequently, the board issued a set of guidelines in which pyrolysis was recommended as an acceptable mode. More than 40% of the tire pyrolysis units were not complying with the rules, the NGT observed in April 2019 after it sought a report from Central Pollution Control Board. Now, मैगजीन के बारे में बताना चाहूँगा। ये करंट अफेयर्स की हमारी जो मैगजीन है अक्टूबर की, नवंबर की, ये मैगजीन आप अमेजन पे भी पा सकते हो और मेरी वेबसाइट www.jatinverma.org पे भी आप इस मैगजीन को पा सकते हैं। jatinverma.org वेबसाइट है, यहाँ पे आप करंट अफेयर्स और ये सब जो डीएनए की हम चीज़ें देख रहे हैं ये भी आप वहाँ पे पा सकते हैं। नाउ इन 5 years 27 स्टूडेंट्स अक्रॉस 10 IITs टुक देयर ओन लाइव्स। तो सुइसाइड की जो बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन के लिए या कंपटीशन की होड़ में, ये जो सुइसाइड का इंक्रीजिंग फिनोमिना है ये बताता है कि ऑल इज नॉट वेल इन आवर एजुकेशन सिस्टम, या जो पीयर प्रेशर है, कंपटीशन है, ये कई ज्यादा हो रहा है। डेटा रिलीज्ड बाय सेंसस कमिश्नर शोज दैट सुइसाइड इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स इन 15 to 29 years एज ग्रुप, 15 to 29 years एज ग्रुप, एंड 41% ऑफ सुइसाइड्स टेक प्लेस इन 14 to 30 एज ग्रुप। इसमें ज्यादातर सुइसाइड जो हैं स्टूडेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। WHO ने ये कहा है दैट द वर्ल्ड वाइड सुइसाइड इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स एंड देयर आर इंक्रीजिंग केसेस ऑफ सुइसाइडल डेथ्स। इंडिया में क्या किया जा रहा है इसके बारे में? सेक्शन 309 ऑफ IPC इट यूज टू पीनलाइज और क्रिमिनलाइज सुइसाइड। अगर कोई इंसान सुइसाइड करने से बच जाता था, सुइसाइड में जो अपनी जान नहीं ले सका, तो उनके केस में क्या हो रहा था कि उनको क्रिमिनलाइज 6 महीने की सजा दी जाती थी, क्रिमिनलाइज कर दिया जाता था घोषित करके। लेकिन सेक्शन 309 ऑफ IPC को अब नलिफाई किया गया है। नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो इंडिया का है 2017 का, उसमें सेक्शन 309 ऑफ IPC स्टेट्स दैट अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड इज पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year। तो अब इसे डिलीट कर दिया गया है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 309 ऑफ IPC, any person who attempts to commit suicide shall be presumed to be suffering from mental stress। यानी कि उनको अब काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल हेल्प दी जाएगी बजाय कि उनको जेल में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पी रथिनम केस में ये कहा था डीक्रिमिनलाइजिंग सुइसाइड से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट फॉर्मर शुड इंक्लूड ऑल्सो द राइट नॉट टू लिव a forced life or right to die।
तो राइट टू लाइफ शुड इंक्लूड द राइट नॉट टू लिव अ फोर्स्ड लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ कुछ चीजें जो है राइट टू डाई की फेवर में कही थी, बट पी रथिनम केस आपको याद रखना है हमारे उसके लिए, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि राइट टू लाइफ डज इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डाई? दिस इज द मूड क्वेश्चन। राइट टू लाइफ इज सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में had put forward the observation that all fundamental rights have both positive and negative connotation। तो इसका जो नेगेटिव पहलू वो ये है, राइट नॉट टू लिव अ फोर्स्ड लाइफ भी इसमें इंक्लूडेड है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। बट अभी हमारे लीगल सिस्टम में अगर हम देखें, राइट टू डाई अंडर आर्टिकल 21 इज नॉट अलाउड। नाउ 6 years on, लोकपाल इज येट टू गेट द प्रोसिक्यूशन विंग। प्रोसिक्यूशन विंग होता क्या है? लोकपाल का प्रोसिक्यूशन विंग वो रहेगा जो करप्ट आईएएस ऑफिसर्स या करप्ट ब्यूरोक्रेट्स या पब्लिक फंक्शनरीज के खिलाफ केस को पुश करेगा। जो भी केसेस आएंगे उनको पुश करने के लिए लोकपाल के अपने जो एडवोकेट्स रहेंगे, वो वाला जो विंग है वो अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया है। ऑलमोस्ट 6 years आफ्टर द लोकपाल एंड लोक आयुक्ताज एक्ट was signed into law, several key provisions needed for the anti-corruption ombudsman to function have still not been operationalized। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है कि ईमानदारी से चलेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन चीजें नहीं बढ़ रही हैं आगे, राइट। लोकपाल बिल 2014 से सरकार है, बीजेपी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस थी। 2013 में कांग्रेस ने यह बिल जाते जाते पास कर दिया, यानी कि आने वाली सरकार के लिए एक वैसे खड्डा खोद दिया कि आप मरो इसमें। लेकिन आने वाली सरकार ने भी लोकपाल बिल को कुछ ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द लोकपाल्स इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग हैज नॉट येट बिगिन एंड रेगुलेशंस फॉर हाउ टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैव नॉट बीन मेड। रेगुलेशंस नहीं है। पिछले 8 महीने से लोकपाल एक 5-star होटल से काम कर रहा है, उसका अपना ऑफिस भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है। The term Lokpal was coined in 1963, but it was not until January 2014 that Lokpal and Lok Ayuktas Act came into force। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को 2016 में। जस्टिस जब सीजेआई होते थे JS कहर, तो उन्होंने ये कहा था कि लोकपाल बिल को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे लोकपाल अपॉइंट कर सकते हो। 5 साल के बाद मार्च 2019 में first chairperson and members of Lokpal were appointed। More than 8 months later, the institution is functioning out of a government-owned hotel in Delhi। While it approved a logo और मोटो जो है लोकपाल बिल का, लोकपाल इंस्टीट्यूशन का, वो अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन लोकपाल हैज नॉट येट नोटिफाइड अ फॉर्मेट फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स। अभी तक भी ये प्रॉपरली इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है। Section 60 of the Lokpal Act gives the Lokpal the power to make regulations on the manner and the procedure of conducting preliminary inquiry or investigation। It deals with making regulations on the website display of the status of all complaints pending or disposed, along with records and evidence। However, in response to an RTI query, Lokpal said till now no regulations have been made by Lokpal under Section 60। Similarly, asked about the setting up of a special wing to prosecute public servants for corruption as mandated by the Act, special wing to prosecute, RTI query का ये reply आया, process of constitution of prosecution wing of Lokpal is yet to be initiated in consultation with the government of India। लोकपाल जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर। तो रूल्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स हैव नॉट बीन नोटिफाइड ईदर। की प्रोविजन एज द अमेसिंग ऑफ एसेट्स, आय से ज्यादा संपत्ति, amassing of assets disproportionate to the known sources of income is often the basis for a complaint। लेकिन हम अभी कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मेट रेडी नहीं हुआ है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। वो अलग बात है कि और बहुत सारे काम चल रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन लोकपाल के लिए बिल्डिंग नहीं मिली है। लोकपाल का जो प्रोसेस है वो अभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ है। 2014 में लोकपाल एक्ट फोर्स में आया, 2019 में लोकपाल फाइनली अपॉइंट हुआ। अब कुछ ऐसा लगता है कि 2024 में जाके फाइनली काम चल जाएगा। नाउ
2014 का एक्ट जो था लोकपाल एक्ट, उसका नाम था लोकपाल एंड लोक आयुक्ताज एक्ट। तो राज्य सरकारों को, स्टेट्स वर आल्सो सपोज टू अपॉइंट लोक आयुक्ताज विद इन अ ईयर ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। यानी कि अभी तक सिर्फ 13 स्टेट्स ने, 13 स्टेट्स डू नॉट हैव लोक आयुक्ता एज ऑफ डेट। नवंबर 2018 का ये डेटा है, शायद एक आध स्टेट कम ज्यादा भी हो सकती है। while some have temporary vacancies, 7 states have not ever had a लोक आयुक्ता। तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खाली नहीं रहती। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, शपथ ग्रहण समारोह से पहले, या फिर ये कहें कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए जाते हैं और वो काम संभाल लेते हैं। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी ओरिएंटेड बॉडीज हैं, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो लोकपाल लोक आयुक्ता हो या सीवीसी हो, इनकी पोजीशंस क्यों खाली पड़ी रहती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ना बड़ा सवाल है, आंसर सबको पता है। कमिंग हियर, द ऑम्बड्समैन फॉर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इज द सेम। पंजाब कॉल्स इट्स ऑम्बड्समैन एज लोकपाल। तो लोकपाल एंड लोक आयुक्ता वेबसाइट एंड मीडिया रिपोर्ट्स से ये डेटा निकाला गया है। नाउ कमिंग हियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोकपाल बिल वाज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 4th लोकसभा इन 1968। तो तब से ये लड़ाई चलती आ रही है। संथनम कमेटी रिपोर्ट ने पहली बार ये कहा था, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था प्रीलिम्स में कि कौन सी बॉडी ने, कौन सी कमेटी ने ये कहा है। फर्स्ट एआरसी और फिर सेकेंड एआरसी ने इसे रिपीट किया। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000 से 2002 तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट प्रोविजंस। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे और बताओगे इसका आंसर क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अ नेशनल लोकपाल howsoever strong it may be cannot resolve the problems of immorality in public affairs. डिस्कस। इसका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। इमोरालिटी जो है कॉन्टेक्स्ट में होती है। अगर पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरीज या पब्लिक सर्वेंट्स जिस कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, अगर वहां पे एक्सट्रीम लग्जरीज हैं, ग्लोरिफिकेशन ऑफ करप्शन है, तो आप उसे कैसे रिड्यूस कर लोगे, राइट। स्वैंकी कार्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड है, मेडिकल कॉलेजेस के लिए डोनेशंस हैं। अगर किसी ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर को या पब्लिक सर्वेंट को अपने बच्चों को अगर पढ़ाना भी है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा। ये बात ठीक है कि 7th पे कमीशन ने एक अच्छी रिकमेंडेशन, अच्छी सिफारिशें सरकार को दी और उसके बेसिस पे काफ़ी हद तक सैलरीज वगैरह इंक्रीज हुई हैं, लेकिन वी स्टिल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस मैनर कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एथिक्स की बात होती है। एथिक्स आर नॉट अ काइंड ऑफ स्टैंड अलोन एक्सट्रैक्ट, वी हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट एज वेल। नाउ हांगकांग मार्क्स 6 months ऑफ प्रोटेस्ट, वास्ट क्राउड्स ऑफ ब्लैक क्लैड डेमोन्स्ट्रेटर्स। हांगकांग में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हांगकांग है कहाँ, ये मेनलैंड चाइना है। हांगकांग एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। अब चाइना इसे इंटीग्रेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हांगकांग एंड मकाओ आर दी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना। कुछ दिनों पहले हमने तिब्बत के बारे में पढ़ा था कि तिब्बत में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। नाउ कमिंग हियर, protests continue in Hong Kong, which started against a controversial extradition bill that Hong Kongers fear। हांगकांगर्स का ये कहना है कि चाइना जो बिल पास कर रहा है, उनका जो फ्रीडम है हांगकांग में, सबसे ज्यादा फ्रीडम चाइना से ज्यादा फ्रीडम हांगकांग में दिया जाता है, जो कि एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। अब ये बिल जो पास किया जा रहा है, उनका फ्रीडम जो है हांगकांग का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये सब कम हो जाएगा, राइट। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रही है, सीकिंग टू कर्ब कंट्रोल्स बाय चाइना। बैकग्राउंड देखते हैं। हांगकांग पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था फ्रॉम 1841 व्हेन चाइना सीडेड द आइलैंड टू ब्रिटिश आफ्टर फर्स्ट ओपियम वॉर। अब जहां पे भी कहीं ऐसे बीज बोए गए हैं ये ब्रिटिशर्स द्वारा, द सीड्स ऑफ हेट्रेड एंड दिस काइंड ऑफ वायलेंस एटसेट्रा, दे हैव बीन सोन बाय ब्रिटिशर्स ओनली। कोई भी आइलैंड देख लो, कोई भी इंडिपेंडेंट एरिया देख लो, इंडिया पाकिस्तान देख लो, सब इन्हीं का किया धरा है, राइट। नाउ ब्रिटेन हैंडेड ओवर हांगकांग बैक टू चाइना इन 1997 एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो प्रीलिम्स के लिए आपको फर्स्ट ओपियम वॉर और उसके बाद ये 1841 ईयर पे फोकस करना है। देन हांगकांग वापस दिया गया चाइना को 1997 में एज SAR, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। द टेरिटरी हैज बीन रूल्ड अंडर वन कंट्री टू सिस्टम्स, यानी कि कंट्री एक रहेगी चाइना, लेकिन हांगकांग का सिस्टम और फ्रीडम्स जो हैं हांगकांग के सिटीजन्स को, रेजिडेंट्स को थोड़े ज्यादा दिए जाएंगे। अब जब उन फ्रीडम्स के ऊपर बात बनाती है, तब हांगकांग में
प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ताइवान के साथ में भी चाइना का कुछ इशू चल रहा है। नाउ Hong Kong citizens have more autonomy and freedom than mainland Chinese, but the elective process is still partly controlled by China. Now, at present, Hong Kong residents can only vote for pre-approved political candidates. यानी कि जो कैंडिडेट्स चाइना अप्रूव करता है, चाइनीज लॉ में अप्रूव किए जाते हैं, वही लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अ क्रिटिक ऑफ बीजिंग, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बीज चाइना, उनको कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकता, यानी कि वो चुनाव में खड़ा ही नहीं हो सकता। इमीडिएट कॉज अभी का क्या है? एक्सट्रेडिशन बिल प्रपोज्ड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव। हांगकांग में एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इलेक्ट होकर आते हैं, तो उन्होंने एक एक्सट्रेडिशन बिल इंट्रोड्यूस किया है, जो बिल अगर एनैक्ट किया गया वुड अलाउ द लोकल अथॉरिटीज टू डिटेन एंड एक्सट्राडाइट क्रिमिनल फ्यूजिटिव्स हु आर वांटेड इन टेरिटरीज with which Hong Kong does not have extradition agreements, including Taiwan and mainland China। यानी कि एक्सट्रेडिशन बिल के तहत ताइवान या चाइना से आने वाले ट्रबल मॉन्जरर्स अगर डिटेन किए जाएंगे, अगर उनको डिटेन करना है तो उसको परमिट करने वाला ये एक्सट्रेडिशन बिल, उसके अराउंड ये किया जा रहा है। क्रिटिक्स का ये कहना है बिल विल कॉम्प्रोमाइज हांगकांग्स जुडिशियल सिस्टम एंड प्रूव द डेथ नेल फॉर one country, two systems। One major belief among the Hong Kongers behind the protest is that since 1997, since the Hong Kong got the special status, China is consistently trying to erode the principle of one country, two systems। The names bond, that is Bharat Bond, the Union Cabinet has recently approved launching a bond exchange traded fund called Bharat Bond ETF। This fund will track the index comprising debt securities of public sector undertakings with the highest credit rating। Edelweiss Mutual Fund is launching the NFO, new fund offer, which is open for subscription between December 12th and 2019। ETFs are passively managed mutual funds that aim to generate a similar return as that of index they follow। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है, यहां पे ब्रीफली इसे समझते हैं। अगर सरकार को अपना कुछ बॉन्ड्स बेचने हैं किसी कंपनी को, मान लो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपने बॉन्ड सेल करने हैं, तो या तो वो सीधे ही स्टॉक मार्केट में जाएंगे और बॉन्ड सेल कर देंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के वे से देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी एक कंपनी का एक्सपोजर इतना ज़्यादा लेना नहीं चाहेगा। तो इन्वेस्टर, मैं एक कॉमन इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या पेट्रोलियम सेक्टर में पैसा लगाऊंगा या स्टील सेक्टर में लगाऊंगा या फिर इन्फोसिस या फिर कोई हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, कुछ ऐसी कंपनी का एक्सपोजर लेना चाहूंगा। अब अगर मान लो कि मैंने 10,000 रुपए बॉन्ड्स में लगाए, बॉन्ड्स आर अ काइंड ऑफ लोन दैट वी आर गिविंग टू दी कंपनी। अगर मैंने 10,000 रुपीज अपने या अपनी हार्ड एंड मनी के 1 लाख रुपीज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बॉन्ड्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर एडवर्स ग्लोबल सिनेरियो के चलते अगर कॉन्टेक्स्ट खराब होगा, तो मान लो कि सिर्फ पेट्रोलियम सेक्टर के शेयर्स अगर इंक्रीज नहीं हुए तो मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरे में है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहूंगा। 1 लाख रुपए को कुछ ऐसे इन्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, NTPC पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सभी के शेयर्स में एक साथ लगाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से कि जो फंड मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर्स हैं, वो मेरे पैसे को बैलेंस्ड वे में इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप यूपीएससी में जब प्रिपरेशन करते हो तो आप सिर्फ पॉलिटी के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो, आप इकोनॉमी के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो, आप सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को बैलेंस्ड वे में लेके चलते हो। ठीक उसी तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप सिर्फ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हो और आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट कंपनीज की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर पेट्रोलियम सेक्टर में इंक्रीज नहीं हुआ तो शायद स्टील सेक्टर में हो जाए, अगर स्टील सेक्टर में नहीं हुआ तो शायद पेट्रोलियम सेक्टर में हो जाए, और अगर दोनों में नहीं हुआ तो शायद कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में हो जाए, और अगर इसमें भी नहीं हुआ तो शायद थर्मल एनर्जी, कोल में हो जाए। तो इससे क्या होगा, अगर आपके पॉलिटी में मार्क्स नहीं आए तो शायद इकोनॉमी में अच्छे आ जाए, इकोनॉमी में नहीं आए तो हिस्ट्री में, नहीं तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। तो फीचर्स,
इससे फायदा क्या होगा? फंड विल हेल्प सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रेज फंड्स फ्रॉम डेट मार्केट्स, यानी कि लोगों से कर्जा लेना, पैसा लेना और उनको बदले में बॉन्ड पेपर दे देना जिसपे कि एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ट्रांसपेरेंट एनएवी अराइव करी जाएगी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब ये जो 1 लाख रुपए मैंने लगाए हैं इसके बदले में मुझे यूनिट दे दिए जाएंगे। यूनिट की वैल्यू रहेगी 10 रुपीज फॉर एवरी यूनिट, यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपीज लगा रहा हूं तो मुझे 10,000 यूनिट दे दिए जाएंगे। अब अगर 6 महीने के बाद इस यूनिट का प्राइस 17 रुपीज हो जाएगा तो मेरे 1 लाख रुपए के हो गए 1,70,000 रुपए, क्योंकि मेरे पास 10,000 यूनिट्स हैं। अब अगर इसका प्राइस कम होगा, 9 रुपीज होगा, तो मेरे रह गए 90,000 रुपीज। ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। ETF यूनिट्स विल बी लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। अब इस पूरे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाएगा, ना कि अकेले बॉन्ड को। इससे ये फायदा होगा कि जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करके प्रोबेबल या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को टारगेट किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा। ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो, डेली डिस्क्लोजर ऑन दी वेबसाइट कि ये यूनिट का वैल्यू कितना है, इसे डेली वेबसाइट पे डिस्क्लोज किया जाएगा, राइट। तो ETF विल ट्रैक द अंडरलाइंग इंडेक्स ऑन रिस्क रेप्लिकेशन बेसिस, ये सब चीजें हैं। नाउ कमिंग हियर, these ETFs will invest only in AAA rated bonds issued by public sector undertakings maturing on or before the maturity of the exchange traded funds। ETF जो है AAA रेटेड, यानी कि मोस्ट हाईली रेटेड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करेगा, जो कि अच्छी कंपनीज जिनका कर्जा कम है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर बी ग्रेड जो कंपनीज होंगी उनकी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, ताकि इन्वेस्टर का पैसा जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो ये सब चीजें हैं इसमें। सी लेवल ऑक्सीजन पे क्विकली एक बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, सी लेवल, द सीज हैव लेस ऑक्सीजन नाउ देन दे यूज्ड टू हैव, व्हाई एंड व्हाट डज दिस मीन? द वर्ल्ड्स ओशंस हैव लेस ऑक्सीजन टुडे than they did up to say 1950 or 1960, according to the new study. Who has carried out this study and what does it say? The report is the work of 67 scientists from 17 countries around the world. IUCN, the global authority on the status of natural world and the measures needed to safeguard it, released the study at United Nations Climate Change Conference currently underway in Madrid. तो ये यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रही है मैड्रिड में। अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ओशियंस फेल बाय अराउंड 2% फ्रॉम 1960 to 2010. The deoxygenation of the oceans occurred due to climate change and other human-induced activities, such as the nutrient runoff from the farm fertilizers into waterways. Nutrient runoff यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हम फार्म में यूज करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, बच जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जब ओशंस में जाते हैं तो उससे क्या होता है, फिशेस या फिर एल्गल ब्लूम्स ज्यादा होने लग जाते हैं। तो उससे क्या है, ऑक्सीजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फिश को या एल्गे को चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगता है। इस वजह से फिर बाद में फिशेस के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होने की वजह से फिशेस मरने लगती हैं। And what can deoxygenation do to the oceans? In many parts of the world, including along the western coast of United States, fish have been dying en masse. A clear illustration of the ways in which deoxygenation is choking the oceans. Also, the loss of oxygen in the oceans can affect the planetary cycling of elements such as nitrogen and phosphorus, which are essential for life on Earth. As oceans lose oxygen, दे बिकम मोर एसिडिक। तो ऑक्सीजन के कम होने से, प्रीलिम्स के लिए ये थोड़ा सा नोट कर लेना इन सब चीज़ों को, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम आज। और जैसे ही ऑक्सीजन डिप्लीट होगी वैसे ही वाटर का एसिडिटी लेवल पीएच स्केल पे बढ़ने लगेगा। अ फिनोमिना दैट हैज रिजल्टेड इन सम प्लेसेस इन शेलफिश हैविंग देयर शेल्स डिग्रेडेड। शेलफिश की जो शेल्स होती हैं वो डिग्रेड होने लगी और डिसॉल्व होने लगी। द सो कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द सी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेना। अपार्ट फ्रॉम देयर डिक्लाइनिंग ऑक्सीजन कंटेंट, ओशंस हैव सिंस द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी के मिडल से डिक्लाइनिंग ऑक्सीजन के साथ साथ ओशंस हैव अब्सॉर्ब्ड 93% ऑफ द हीट एसोसिएटेड विद ह्यूमन कॉज्ड ग्रीन हाउस गैसेज।
emissions, leading to mass bleaching of coral reefs. Also, since warmer water occupies more space than cooler water, NASA estimates that this is the reason for roughly a third of the rise in the sea levels. Now, ocean deoxygenation, ग्लोबल मैप अगर हम देखें तो ये रेड स्पॉट्स हैं कोस्टल एरियाज में, और फिर ये रेड स्पॉट्स हैं कोस्टल रीजन्स में, और ये है ओपन ओशन. ओपन ओशन में ये इंसिडेंट्स थोड़े कम पाए जा रहे हैं, फार एंड फ्यू इन बिटवीन, ये सब चीजें हैं. तो नाउ, who were the Paikas of Odisha and what will the Paika Memorial celebrate? The president ने, अभी ये न्यूज क्यों आ रही है, president laid the foundation stone for memorial to mark 200 years of Paika rebellion, an uprising against colonial rule that predates the rebellion of Sepoys in 1857. 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उससे पहले का ये पाइका रेबिलियन हुआ था, और इसको समटाइम्स ये कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. पाइका मेमोरियल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना. जीएस मेंस पेपर 1 के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट. अबाउट पाइका रेबिलियन, 200 years ago in 1817, a valiant uprising of soldiers led by Buxi Jagbandhu, विद्याधर मोहापात्रा इनका नाम था. इट टुक प्लेस इन खुर्दा ऑफ ओडिशा. दिस इज नोन एज पाइका रेबिलियन. रीजंस क्या थे? द पाइकास वर द ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग मिलिशिया ऑफ ओडिशा. लैंड ओनिंग मिलिशिया, ये लोग मतलब माफिया थे लैंड के, एंड सर्व्ड एज वॉरियर्स. When armies of East India Company overran most of Odisha, जब पूरा ओडिशा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया 1803 में, the Raja of Khurda lost his primacy and the power and prestige of Paikas went on decline. The British were not comfortable with these aggressive warlike new subjects, Paikas, and set up a commission under Walter Ure to look into the issue. कमीशन ने वॉल्टर कमीशन ने ये कहा, रिकमेंडेड दैट हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड्स ग्रांटेड टू द पाइकास बी टेकन ओवर बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस रिकमेंडेशन वाज zealously adhered to by the British East India Company. This caused Paikas to revolt against the British. However, the rebellion had several other underlying causes like the rise in the price of salt. Yes, तो ये पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़े से नोट करने हैं. एबॉलिशन ऑफ कोरी करेंसी फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स. तो काउरी करेंसी यूज करी जाती थी, उसको ब्रिटिशर्स ने अबॉलिश कर दिया. एंड ओवरटली एक्सटॉर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. पहले तो कंपनी ने स्ट्रगल करना पड़ा कंपनी को टू रिस्पॉन्ड. दे मैनेज टू पुट डाउन द रेबिलियन बाय कंपनी. फिर फाइनली मई 1817 तक रेबिलियन को दबा दिया गया. Many of the Paik leaders were hung or deported. जगबंधु सरेंडर्ड इन 1825. तो इसी के साथ ही आज का एनालिसिस खत्म होता है. आप डेली टॉपिक बेस्ड एनालिसिस, ये जो हमने डील किया मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो गाइज इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन 70% न्यूज़पेपर है. चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, इस पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. अभी हम 2019 में हैं, तो 1919 में जो भी सत्याग्रह ये सब हुआ था, उन पे आप क्वेश्चन न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से कोरिलेट करके डिराइव कर सकते हैं. अगर हम ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन की बात करें, ये भी आप न्यूज़पेपर से ही कवर करेंगे. अगर हम ये कहें कि स्टैटिक पोर्शन का कितना रोल है, 30 to 40% रोल रहता है, 30-35%, बट वो भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी करंट अफेयर्स के पीछे जो मेरी अप्रोच रहती है, जिसे हम कहते हैं ट्रिगर फैक्टर, उसी के बेसिस पे ये चीज़ें करी जा रही हैं. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये न्यूज़ एनालिसिस डेली लेके आ रहे हैं, और अब से ये रेगुलर रहेगा 8 से 8:30 या 9 बजे तक मैक्सिमम. आई विल बी अपलोडिंग द डेली न्यूज़ एनालिसिस. और टॉपिक बेस्ड मैनर में डीएनए को पाने के लिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरा करंट अफेयर्स राउंड अप 365 कोर्स आने वाला है, जो कि एक बहुत पॉपुलर कोर्स है, जिसमें कि हम सारे साल के करंट अफेयर्स को कुछ इस तरह, जैसे हमने टॉपिक बेस्ड मैनर में अभी डीएनए देखा, कुछ उस वे में उसको पूरे सभी कोर्स टॉपिक्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे प्रीलिम्स के वे से. प्लस 70% प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा, 30% मेंस ओरिएंटेड रहेगा. ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 25 दिसंबर से. तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो 1 ईयर के लिए या 6 मंथ्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. जब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने लगेंगे तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं जतिन वर्मा 71 इन ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन फी.
6 मंथ्स की फ़ी पे या 1 ईयर की फ़ी पे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि मेरी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन भी अमेजन पे अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, jatinverma.org पे आप उसे वहाँ से पा सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल इन टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू गाइज, बाय बाय।